बुध की चीजें मैंने मंदिर में दिलवा दी, लेकिन मंगल 8 में था, मैं उसको दान करवाता या दबाता। मैंने दान कराया पर वो इंजरी बची नहीं। क्या मुझे करना चाहिए था? जब भी मृत्यु कारक ग्रह 8वें घर में आए तो उस वक्त में अगर तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तो मृत्यु निश्चित है। अचानक गाड़ी चलाते हुए जिनकी गाड़ियां ठुक जाती हैं, जो रास्ते पे बिखर जाते हैं, एक्सीडेंट होकर के जिनकी मौत हो जाती है, आप ज्यादातर देखिए उनके हाथ के अंदर कलावा नहीं होता। जिनके हाथ पर यह कलावा होगा वो कभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। परमात्मा उनके ऊपर कृपा जरूर करें। गुरुजी, हम लोग लाल किताब को पढ़ते हैं, हम सब आपके स्टूडेंट हैं, यहाँ पे सब विराजमान हैं और बहुत बच्चे आपके साथ लाल किताब वशिष्ठ ज्योतिष को सीख रहे हैं। हाँ। एक नई टेक्नोलॉजी की किताब है। मेरे ख्याल से मैंने लाल किताब को पढ़ा है बट मैं उसमें सेटिस्फाइड नहीं हुआ, लेकिन वशिष्ठ ज्योतिष के बाद मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ। अच्छा। और आज मैं वो बात रखना चाह रहा हूँ, शायद मैं कुछ और सीख के आपसे जाऊंगा। हाँ हाँ। दुनियावी हिसाब किताब है, कोई जादू खुदाई नहीं। बीमारी का इलाज है, मौत का कोई इलाज नहीं। ये आपने हमें क्लास में अपडेट किया है। 60 से 70 केस कर चुका हूँ, अप्रोक्स 60-65 तो कर चुका हूँ आपके आशीर्वाद से। 8 तीजे छठे टेवे मंदा, मौत बहाना चौथा हो। आपने हमें क्लास में सिखाया अगर 3, 6 और 8 के अंदर एंटी दुश्मन बैठ गए तो चौथे घर का ग्रह जिसे हम लोग सुख भाव मानते हैं वो मौत का बहाना बनेगा। बिल्कुल। अब आपने हमें एक अपडेट किया है, मैं करता हूं आपके आशीर्वाद से, बहुत लोगों को निकाला है, बहुत को सुकून मिला है। आप परमात्मा के रूप में धरती में हमारे सामने खड़े हैं। नहीं, वो माता रानी की कृपा। जय माता की। गुरुजी, चौथे घर की चीजें हम मंदिर में दान करवा देते हैं। अगर मान लो बुध बैठा है तो मूंग साबुत की दाल या बुध से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, बृहस्पति है तो बृहस्पति से रिलेटेड। आपने अपडेट किया 8वें घर की कड़ी को तोड़ दो। मैंने 8वीं घर की कड़ी को हर बार तोड़ा है और अगर उनका कोई फैमिली से मेरे पास आया तो मैंने 8वें घर की कड़ी को फटाफट तोड़ के और चौथे घर की चीजें मंदिर में देके उसकी जान बचाने की कोशिश की है। इतना बड़ा आपका आशीर्वाद है, बहुत लोग वापस आए हैं क्योंकि मौत के अंदेशे से हम वापस लाते हैं। मौत का तो कोई इलाज है नहीं, लाल किताब भी ये कहती है और आप भी हमें ये चीज सिखाते हैं। गुरुजी, कहीं ना कहीं मैं कंफ्यूजन में हूं, थोड़ा सा एक माइनर पॉइंट मेरे से चूक रहा है कि 8वें घर की चीजों को आपने कहा या तो दबा दो या उसका दान कर दो। एक केस मेरे पास आया, मैं वहां फंस गया। बुध की चीजें मैंने मंदिर में दिलवा दी, लेकिन मंगल 8 में था, मैं उसको दान करवाता या दबाता। मैंने दान कराया पर वो इंजरी बची नहीं। ये आपसे मैं आज आपके आगे क्वेश्चन रखना चाह रहा हूं कि क्या मुझे करना चाहिए था? यहां पर जब भी बेटा मंगल 8वें घर में होता है, ये आप सबके लिए है। मंगल यहां ग्रह फल का होता है, जो बिल्कुल पक्का होता है, अपने फल को छोड़ता नहीं। तो अब ऐसी अवस्था के अंदर थोड़ी सी तेरे ज्ञान में कमी होने की वजह से तेरे पास से एक गलती हो गई। और वो गलती क्या हो गई कि मंगल अगर 8वें में हो तो दूसरे में अगर कोई ग्रह ना हो तो बेटा इसको फिर भी काबू में किया जा सकता है। लेकिन तुमने दूसरे घर में मंगल के दुश्मन बुध को पचा करके गलती कर दी, वो इसलिए तुम्हारा केस फेल हो गया। ठीक है, लेकिन यहां रेमेडी क्या थी मैं तेरे को बताता हूं। तीसरे घर में कोई उसका जो ग्रह बैठा था, तुम्हें याद है कौन सा था? गुरुजी, तीसरे घर में उसका बृहस्पति था। अच्छा। 8वें में मंगल और छठे में शुक्र केतु थे। एक मिनट। अब ऐसी अवस्था के अंदर क्या है, तीसरा घर भी मंगल का है। ठीक है, ये जो हमारे हाथ में रक्षा सूत्र पहनाया जाता है ना, ये मौली जो पहनाई जाती है, जो हर खुशी के वक्त में, पूजा के वक्त में, किसी भी तरह से मंदिर में भी जाए तो पंडित जी हमें रक्षा सूत्र जो पहना देते हैं, ये लाल किताब का सही मायने में लॉ है कि जब भी मृत्यु कारक ग्रह 8वें घर में आए तो उस वक्त में अगर तीसरे घर के अंदर कोई ग्रह ना हो तो मृत्यु निश्चित है, आदमी मर जाएगा। तो लेकिन अगर 8वें घर में मृत्यु कारक ग्रह आए और हमारे तीसरे घर के अंदर अगर कोई भी ग्रह बैठा हुआ है तो वो मौत नहीं आने देता। लेकिन जो अभी परम ने बताया कि अगर तीसरे, छठे और 8वें के अंदर बुरे ग्रह बैठे हों तो चौथे घर का ग्रह बहाना बनता है मौत का। जी गुरुजी, ये एक अलग लॉ है बेटा। लेकिन वर्षफल के अंदर घूमते हुए 8वें घर के अंदर मौत का ग्रह आए और तीसरा घर खाली हो तो बेटा मृत्यु आ जाती है। और यही कारण है हमारे हर खुशी के वक्त में, हर पूजा पाठ के वक्त में, हर एक अच्छे काम के वक्त में
हमें रक्षा सूत्र बांधा जाता है रक्षा के मंत्र बोलते हुए, है ना। ये साइंस है। लेकिन आजकल के पंडित जी एक गलती करने लग गए हैं, या लोग गलती करने लग गए हैं कि बीच में 2 उंगलियां फंसा करके तब वो धागा बांधने लग गए हैं। इसका बिल्कुल रक्षा सूत्र का फायदा नहीं होगा। और जब भी इस धागे को बांधना है, ये उंगलियां भी अगर एक उंगली फंसा लो लेकिन फिर भी टाइट बांधो। जब वो उंगली निकाली जाएगी तब भी ये हल्की सी ग्रिप लिए हुए होगा हमारे बाजू में। और ये तीसरा घर ही है, अगर हमारी कलाई पे ये धागा बंधा हुआ हो तो हमारा ब्लड प्रेशर ओवर कंट्रोल नहीं होता। वो इतना झटका मार ही नहीं सकता कि हमारी जान ले जाए जब इधर इसको बांध दिया जाता है नस के ऊपर। तो इसीलिए ऋषि मुनियों ने सोचा कि पहले तो पंडित जी नहीं मिलते, इतने विज्ञान वाले पंडित जी कहां से मिलेंगे, और वो कौन कौन खोजता फिरेगा कि इसके कौन से वर्ष के अंदर इसको मृत्यु आ जाएगी। तो इसीलिए बेटा ये एक संस्कार बना दिया गया कि कोई भी अच्छा वक्त हो, पूजा पाठ का वक्त हो, आदमी के हाथ में ये रक्षा सूत्र होना चाहिए। नहीं तो जो मंदिर जाएगा तो वैसे ही पंडित जी रक्षा सूत्र बांध देते हैं, और इससे क्या है, अचानक होने वाली मौत टल जाती है। और वहां पर तुम्हें यही काम करवाना चाहिए था कि बृहस्पति वहां बैठा हुआ था और मंगल 8वें घर का जो बुरा फल दे रहा है वहां पर रक्षा सूत्र बनवाता, मंगल बृहस्पति की ज्योति वहां बन जाती। फिर मंगल 8 का तो इलाज है नहीं, तो वहां करना क्या है, एक तो मंगल की वस्तुओं को शनि से मिला दो ताकि मंगल का जहर कम हो जाए। यानी 8 दिन लगातार 8 गुड़ की रोटी तंदूर में लगवा के कुत्ते और पक्षियों को डाल दो, कौओं को डाल दो। एक तो ये उपाय ठीक है। और दूसरा, एक चांदी के बर्तन के अंदर शहद भर के उसको वीरान जमीन में दबा दो, ताकि 8वें घर का बिल्कुल पागल हुआ मंगल चंद्रमा की गोद में जाकर के अपनी बुराई को छोड़ सके। ठीक है, तो ये इसका बेटा परफेक्ट इलाज बनता था। अब ये तो सारी बात बेटा हुई, लेकिन सही मायने में आप सबका फर्ज बनता है कि आप जिन जिन को प्यार करते हैं उस हर शख्स के हाथ में लाल कलावा जरूर बंधा होना चाहिए, ताकि कुदरत कभी भी ये बुरा दिन आपको ना दिखाए। अपने बच्चों के, अपने भाई के, अपने पति के, अपने देवर जेठ के, अपने बहन भाइयों के, अपने मित्रों के हाथ के अंदर ये रक्षा सूत्र जरूर बांधो बेटा। ये कोई हिंदुत्व का कोई दिखावा नहीं है, ये साइंस है जो आप सबकी रक्षा करेगी। और जितने भी ज्यादातर अचानक गाड़ी चलाते हुए जिनकी गाड़ियां ठुक जाती हैं, जो रास्ते पे बिखर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाता है, एक्सीडेंट होना अलग है, लेकिन एक्सीडेंट होकर के जिनकी मौत हो जाती है, आप ज्यादातर देखिए उनके हाथ के अंदर कलावा नहीं होता। कोई बहुत ही भयानक एक्सीडेंट हो गया तो वो बात अलग है, लेकिन रोड के ऊपर गिर करके ही मर जाते हैं बेटा। जिनके हाथ पर ये कलावा होगा वो कभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं होंगे। परमात्मा उनके ऊपर कृपा जरूर करेगा। ठीक है, जय माता की गुरुजी। हम लोग आज वशिष्ठ ज्योतिष की किताब को देख रहे हैं, आपका नया वर्जन है। मेरे ख्याल से आपके नए स्टूडेंट भी होंगे, मैं आपके चरणों में हमेशा आशीर्वाद लेता हूँ। कुछ मेरे मित्रगण बैठे हैं। मिस्टर परवीन वर्मा अभी आपकी एक पेंटिंग बनवा के लाए हैं भिवानी से। परवीन मेरे से कह रहा था हम मार्केट चल रहे हैं, कुछ किताबें खरीदेंगे, बुक फेयर भी लग रहा है, और आज गुरुजी आपने भी अपना वर्जन एक बुक में रखा है। अब दोनों को कंपैरिजन करते हैं हम दोनों। इस कभी हम पेजर चलाया करते थे, मोबाइल आए, आज एंड्रॉयड है, कल कुछ और भी आ सकता है। विज्ञान बदल रहा है, युग बदल रहा है, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। मैंने लाल किताब में देखा, पंडित जी हमें रूपचंद जोशी लाल किताब दे गए। बहुत सारे मित्र मेरे को बात करते हैं, हम लोग चर्चा करते हैं, यार लाल किताब में तो ये फरमान है, ये वशिष्ठ साहब का सूत्र कैसे अलग है। दोनों को अपडेट कर रहा हूँ, शायद हम लोग इसमें कुछ कंफ्यूजन को निकाल पाएंगे। अच्छा। आप लोग सब सीखो, शायद हम लोग कुछ कंफ्यूजन निकाल पाएंगे। शायद पंडित रूपचंद जोशी जी भी हमें वो किताब में नहीं सिखा गए। जो वशिष्ठ ज्योतिष एक नया ग्रंथ बनता हुआ आ रहा है, आप इस किताब को लेने की कोशिश करें और गुरुजी की क्लास के अंदर भी एंटर करने की कोशिश करें। सूत्र को रख रहा हूं, सूत्र से बात कर रहा हूं, पंडित जी का फरमान है, मुझे बोलना जरूरी है। चंद्र दूजे घर बट गिना है, रेत हुआ घर 12, खेती बीजो पानी से उजड़े वसदे घर उजाड़ा।
पंडित जी कह रहे हैं चंद्रमा को दूसरे घर में बट माना है या फलती फूलती खेती है, और 12वें घर में रेत हो जाता है ये। अब पंडित जी ने कह दिया नीम कोड़ी से पानी टपकता रहा, माता बूढ़ी का पोता भटकता रहा, बीकानेर बेचारा तरसता रहा, पानी पे पानी बरसता रहा। पंडित जी ने फरमान लिख दिया, समझाया किसी ने है नहीं, किताब में ही बंद रह गया। अब आपने हमें क्लास में अपडेट किया कि चंद्र 12 वाला अपना एक जहाज एयरपोर्ट में खड़ा कर देता है। फिर आपने क्लास में अपडेट किया चंद्र 12 पापी ग्रह बृहस्पति और सूर्य के ऊपर डिपेंड है। अब यहां फंस गए सब। अब कई लोग तो सिर्फ चंद्र 12 को देखते रहेंगे, उनको तो कुछ मिलने वाला नहीं है, ये मैं जानता हूं, क्योंकि पर्सनली हर चीज बीती हुई है, तो मैं सब जानता हूं कि मिलने वाला कुछ नहीं है, टाइम वेस्ट करेंगे। चंद्र 12 में आता है तो आप कहते हो शनि खराब हो जाता है। अब पंडित जी नहीं लिख गए और सारे बच्चे, जो लाल किताब का नाम सुनता है छूटते ही मार्केट भागता है कि चलो 1952 का संस्करण उठा लेते हैं। बेटा यही कारण है जो हमने लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष ज्योतिष विज्ञान भाग 1 जो हमने किताब मैंने लिखी अभी आप सबको दी है, और ये रोज की बहुत सारी किताबें बिक रही हैं। और सिर्फ ये वशिष्ठ ज्योतिष पढ़ने वाले, लाल किताब ज्योतिष पढ़ने वाले नहीं, सारे वैदिक पढ़ने वाले भी इस ज्योतिष की किताब को ले रहे हैं। उसका एक कारण है, भावों को इसके अंदर जिस तरह से स्पष्ट किया गया है कि इसके कौन से कारक रिश्तेदार हैं, कौन सी वस्तुएं हैं, क्या सुख है क्या दुख है, आज से पहले किसी एक ग्रंथ में ये नहीं बताया गया। दूसरा, कौन से भाव की किस भाव के साथ दुश्मनी है, कौन से भाव की किस भाव के साथ मित्रता है, ये भी पूरी तरह से स्पष्ट अलग अलग ग्रंथों में किया गया होगा, मेरे को नहीं पता, लेकिन इसके अंदर मैंने बिल्कुल स्पष्ट किया है। और इस घर के यानी कि पर्टिकुलर 12 घरों में से कोई भी घर का है, इस घर के अंदर कोई भी ग्रह बैठ करके वर्षफल के कौन से वर्षफल के अंदर कौन से घर में जाएगा तो क्या सुख देगा, और कौन से वर्षफल के अंदर कौन से घर में जाएगा तो क्या सुख देगा। अब इसके अंदर जीवन, मौत, समृद्धि, रिश्तों का टूटना, रिश्तों का बनना, शादी का होना, बच्चों का होना, ये सब भावों का ही खेल है। अमीर होना, गरीब होना, ये सब भावों का ही खेल है। तो ये भावों पर आधारित मैंने ये भाव 1 लिखा है, और इसकी बहुत जरूरी प्रेडिक्शन है जो आप सब लोग उसके अंदर पढ़ते हैं। अब अगर इस सारी चीज को समझना हो, या तो फिर 5-7 साल लगा करके आप अलग अलग ग्रंथों को इकट्ठा करके उसमें से सीखने की कोशिश करें, और नहीं तो अगर बहुत अच्छी याददाश्त है तो आप 15 दिन के अंदर इन सबको याद कर लेंगे। अगर बहुत बुरी भी याददाश्त है तो बेटा 3 महीने के अंदर ये आपकी टिप्स के ऊपर आ जाएंगे ये भाव, जो कि एक अच्छे ज्योतिषी का आधार है। और इस किताब के बिना, इस आधार के बिना बेटा इंसान का ज्योतिष में प्रवीण हो जाना ये संभव है ही नहीं। चलो मैं वशिष्ठ ज्योतिष की बात करता हूं कि इसमें नहीं है संभव, लेकिन आप वैदिक में भी जाकर के आप देखिए कि आप वैदिक जब पूरा सीख जाते हैं तो तब भी आपको भावों के आधार, वहां पर आप ग्रह, राशि, नक्षत्र के हिसाब से प्रेडिक्शन करते हैं, लेकिन जब आपको भाव उठाना होता है ना, तो उसमें एक खास योगों की जरूरत होती है, जो आपको ये लाल किताब अमृत वशिष्ठ ज्योतिष भाग 1 ज्योतिष विज्ञान, ये आपको पूरी निपुणता के साथ उनकी पूरी प्रेडिक्शन करने के लिए आपको गुरु बना देता है। तो मैं ये शॉर्ट में ही बताया बेटा, कारण ये कि मैं आज इतने साल हो गए, लोगों की 5 साल के अंदर ना 50-50 किताबें प्रिंटिंग होके मार्केट में आ जाती हैं, पता नहीं कैसे लिखते हैं। मैंने आज अपने 35-40 साल के एक्सपीरियंस के अंदर ये पहली किताब लिखी है। अब लिखी हुई मेरी बाकी भी है, लेकिन जब तक मैं आप सबको ये पढ़ा नहीं दूंगा तब तक मैं ये मार्केट के अंदर दूसरी लेके आऊंगा। ये 3 या 4 भाग में आएगी, जो पहला आ गया है, अभी 2 या 3 भाग अभी और आने। तो ये कंप्लीट तौर पे वशिष्ठ ज्योतिष ऐसा आएगा कि जिसके अंदर कभी कोई कंफ्यूजन ना हो। आपने कोई डिसीजन देना हो, अपने बारे में डिसीजन लेना हो, नुकसान होगा ठीक है निकल के आएगा, फायदा होगा निकल के आएगा, उसको ठीक कैसे किया जाएगा। बेटा ये संपूर्ण तौर से आप सबको विद्या देने का मैंने अपने जीवन में संकल्प किया हुआ है। बस आप एक और छोटा सा संकल्प ये कर लीजिए कि आप ये विद्या लेकर के रहेंगे
तो आपका जीवन भी धन्य और मेरा जीवन भी धन्य हो जाएगा। जिस काम के लिए धरती पे परमात्मा ने मुझे भेजा है भाई, उसे पूरा करने में मेरी मदद कर दो, ज्ञान ले लो और दुनिया के काम आना शुरू कर दो, ताकि परमात्मा हम सब पर कृपा बना करके हमें आशीर्वाद देता है।